नमस्कार, मैं हूँ आशीष तिवारी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाथरस कांड जो हुआ है, हाथरस बलात्कार की घटना का एक चौंका देने वाला सच, जिस पे आज विपक्ष वाली पार्टी इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, उसका सच्चाई क्या है, जो कुछ सोर्सेस के हिसाब से मुझे मिला है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सबके बीच आनी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि जिला हाथरस थाना क्षेत्र चंदपा से महज 1 किलोमीटर दूरी के गांव फूलगड़ी के संदीप नाम के कथित मुख्य अभियुक्त का पीड़ित जो हैं, जो जिनकी आज मृत्यु हो गई है, बताया जा रहा है कि उनके साथ उनका प्रेम संबंध था। इस प्रसंग तो इसी दौरान इस साल मार्च अप्रैल में शुरू होता है, अफेयर शुरू होता है और अप्रैल मई उसी टाइम 1 महीने बाद आसपास दोनों के परिवार को पता हो जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। संदीप क्या होता है कि वो लड़की को एक मोबाइल फ़ोन भी दिए होते हैं, जिससे बातचीत होती रहती है दोनों के बीच में। लेकिन क्या होता है कि दोनों परिवार में गाँवों में हो जाता है, अफेयर के चक्कर में परिवारों में विवाद हो जाता है। लेकिन तब तक मामला जो है पुलिस के पास नहीं पहुंचता है। और इसके बाद क्या होता है कि जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है संदीप, वो दिल्ली चले जाते हैं अपने चाचा के पास। और इस दौरान लड़की के घर वाले देख लेते हैं कि उनकी बहन जो है वो मोबाइल पे बात कर रही है और वो मोबाइल तोड़ दिया जाता है। जैसा कि हम लोग अक्सर देखते आ रहे हैं, ये गाँव में ये होता ही रहता है। और जो आरोपित लड़का है, 3-4 महीने बाद वो गांव आते हैं और फिर 14 घटना वाले दिन, लगभग जो 14 सितंबर को वो अपनी माँ के साथ कुछ दूर खेत में घास काट रही जो लड़की हैं, उनके पास जाके बात करने रहते हैं। उनको एक दूसरा मोबाइल देते हैं। जो लड़की है उनका भाई ये सब चीज़ें देख लेता है और आने पे वो पास तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, उसकी बहन है, पास आएगा ही, कहाँ सुनी हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो लड़का है वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आपस में परिवार में ये सब चीज़ें होती हैं, जैसा कि सोर्सेस से पता चल रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि आप लोग समझते हैं किसी से बर्दाश्त होगा नहीं कि उसकी बहन या उसकी बेटी किसी के साथ इश्क लड़ाए। ये जो चीज़ें आ रही हैं, मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है क्या ये धीरे धीरे सच्चाई तो छुपेगी नहीं, धीरे धीरे चीज़ें खुल के आएंगी। लड़की का भाई अपनी बहन जो है उनके साथ लड़की का भाई मारपीट करता है, मोबाइल तोड़ देता है। इसी दौरान क्या होता है, लड़की को चोट लग जाती है। लड़की जब चिल्लाने लगती है तो गांव के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। और गांव का ही एक लड़का है लवकुश, पानी मंगा कर ला के देता है। इस दौरान जो लड़की का भाई है वो वहाँ से चला जाता है। माँ लड़की को लेके घर पे पहुँचती है। जो लोग बोल रहे हैं लड़की को बाजरे के खेत में ले जाना और उसके साथ बिना कपड़ों के मिलने की बात जो न्यूज़ में ये चल रही है, ये भी एक पूरी तरह झूठी चीज़ है, जिसको अफवाह बना के लोगों ने फैलाया हुआ है। इसके बाद आते हैं अस्पताल में, लड़की के इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उसको रेफ़र किया जाता है सफदरजंग, जहाँ पे 30 सितंबर को उनकी मौत हो जाती है। जिसके 2 दिन बाद जो है आरोपित और जो लड़के हैं, और संदीप और लवकुश के साथ 2 और जिनका नाम इन्होंने डाला है केस में, वो अरेस्ट हो जाते हैं। शुरुआती जो मेडिकल रिपोर्ट और दुखद मौत के बाद अंतिम मेडिकल रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि जो मरी हैं बहन मनीषा, उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, कई बार होता है पारिवारिक कलह लेके फर्जी केस भी हो जाता है, लेकिन इसका जो तय है वो ऑलरेडी सीबीआई के पास जा चुका है, वो निकाल के लाएगी ही केस। अब यहाँ से क्या होता है, घटना को बलात्कार के रूप में लोग पॉलिटिकल धीरे धीरे करके उसको सामूहिक बलात्कार तक पहुँचा देते हैं। शुरुआत में स्थानीय के साथ जो है प्रिंट मीडिया मारपीट और दलित उत्पीड़न की खबर में रिपोर्टिंग करते हैं। धीरे धीरे इसको चेंज किया जाता है, इसका रंग एक अलग ही दिया जाता है। सांसद पहुंचते हैं, मीडिया पहुंचती है,
राजनीतिक तूल पकड़ता है मामला। धीरे धीरे ये दलित, स्वर्ण, रंग, ये मारपीट सब चीज़ों में बदलते बदलते उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा मीडिया, स्थानीय ज़िले की मीडिया, उसके बाद नेशनल मीडिया, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद राजनीतिक रूप में कांग्रेस इस आपदा में अवसर मानती और टीआरपी की भूखी मीडिया नामों को लेकर कुछ भी कैमरा लाओ, ये सब चीज़ों के साथ वहाँ पे आते हैं। उसके बाद तभी नार्को नामक टेस्ट का मामले में प्रवेश होता है और सत्य के लिए किया जाने वाला नार्को अपने होने से पहले ही सत्य उजागर करने की शुरुआत कर देता है। बहुत सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है घटना में शामिल तीनों पक्षों का नार्को टेस्ट कराए जाने की घोषणा करती है। जिले के एसपी सहित थाना स्तर के कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो ही गई होगी, आप लोग जानते होंगे। नार्को टेस्ट कराए जाने की बात सामने आते ही कल तक हाथरस के पीपली लाइव में डेरा डाले चैनलों से लेकर उनके स्टूडियो में बैठे एंकर जितने लोग थे, संपादक, सबको साफ सूंघ जाता है। एक साथ नार्को टेस्ट न कराए जाने का शोर मचना शुरू हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं। नार्को टेस्ट के खिलाफ अंततः एडिटर्स गिल्ड और तमाम कथित जो बड़े बड़े नाम हैं वो सामने आ जाते हैं। गाँव में घुसते ही चैनल पीड़ित को नार्को टेस्ट कराने की बात कहने के लिए तैयार करते हैं और बाकायदा नार्को टेस्ट के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, ताकि आप लोग देख रहे होंगे एकदम। जबकि आरोपित पक्ष जो है यानी गिरफ्तार चारों लड़के जो हैं, न सिर्फ नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है बल्कि उनके आगे वो चाह रहे हैं कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई करे, ताकि जो सच है उसका खुलासा बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो ये घटना है उसके इससे बड़ी दुखद घटना के जो कारक हैं उसकी बात करेंगे। लड़की की निर्मम पिटाई, इस दौरान आई गंभीर चोटों के एहसास के बाद पीड़ित का जो भाई रंजिश निकालने के लिए पुलिस में मारपीट और दलित उत्पीड़न का केस करता है, जबकि लड़की की दुखद मृत्यु उसके भाई की मारपीट के दौरान लगी गंभीर चोटों के चलते होती है, ऐसा बताया जा रहा है। लड़की की स्थिति जो चोटों की वजह से गंभीर हो जाती है, जहां उसे स्थानीय अस्पताल से दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। जो पीड़ित है उनकी मृत्यु हो जाने पर पूरी घटना को राजनीतिक और मीडिया इसको तोड़ मोड़ के ऐसे पेश किया जाता है कि सरकार की जो छवि है, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी खराब करने की कोशिश की जाती है। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, नार्को टेस्ट, सीबीआई, हर चीज़ की और अनाउंसमेंट हो गया है। अब बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि अगर हम सब का कहना यही है कि अगर रेप हुआ है तो सज़ा ज़रूर दो। इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि अगर हुआ है तो सज़ा ज़रूर दो, लेकिन जब चीज़ें ऐसी हैं ही नहीं तो फर्जी केस जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो फर्जी केस कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इनको बदल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं, फंसा दिया जाता है। और आज की डेट में सीबीआई ये इंक्वायरी होगी तो हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा मानना यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने गुनाह नहीं किया उसको गुनाह की सज़ा मिल जाए। तो कोई भी अपने आप को, जो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं जस्टिस फॉर मनीषा, एकदम करें, ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लेते हैं उन्होंने नहीं किया है, छोड़ देते ये मानते नहीं किया है और उनको सज़ा मिल जाए, और उनमें से जितने लोग कैंपेनिंग चला रहे हैं उनमें से कोई, किसी का भाई, किसी का कुछ हो, तो कैसा फील हो। तो मेरा मानना है प्रॉपर तरीके से चेक हो, जो यूपी सरकार कर रही है, प्रॉपर इंक्वायरी कर रही है। और हर चीज़ों को जाहिर सी बात है तोड़ मोड़ के लोग इस तरह से पेश करें कि लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम योगी जी ने जिस प्रकार का आदेश दिया है और जिस प्रकार दोनों तरह की खबरें चल रही हैं, हम सबको भी लगने लगा है कि इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र है, जिसको राजनीतिक मामला
घुमा के राजनीतिक मामला कर दिया गया है। और सबको, जितने लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये चीज़ें हुई हैं तो प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी हो और कहीं ऐसा ना हो कि इंसाफ चिल्लाने के चक्कर में कुछ बेगुनाहों को फांसी लग जाए।